वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए कि हमारे चैनल ने, या यूँ कहूँ कि आप लोगों के चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। ये आप लोगों का प्यार ही है, ये आप लोगों की दुआ है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे व्यू को बढ़ाते हैं, तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है और कुछ करने को जी करता है। तो सबसे पहले सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि आप लोगों का सहयोग लगातार मिल रहा है और चैनल ग्रो कर रहा है। अगर मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आपके ज्ञान में अगर वृद्धि हो रही है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज का जो टॉपिक है वह हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आए दिन पर्यावरण संकट से घिर रहे हैं। चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वह मानसून का समय से न आना हो, मिट्टी का कटाव हो, नाना प्रकार की समस्याएं, एक दो प्रकार की समस्याएं नहीं है। पोल्यूशन की समस्या है, चाहे वह एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, साउंड पोल्यूशन हो। ये तमाम तरीके से प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, इनसे हम घिरते जा रहे हैं। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि एक ऐसा टॉपिक आज चूज किया जाए और उस पर हम लोग मिलकर के चर्चा करेंगे कि क्या हम जाने अनजाने में मांस की कीमत पर अपने संसाधनों का कहीं निर्यात तो नहीं कर दे रहे हैं। जो हमारे बहुमूल्य संसाधन हैं, उन संसाधनों का हम कहीं उनको बेच तो नहीं रहे हैं चंद पैसों के लिए। आप लोगों को ये जानकारी होगी या नहीं भी होगी कि किसी भी देश की जितनी सीमा है, यानी जितना उसके पास लैंड है, उसका 33% फॉरेस्ट होना जरूरी है। तभी जाकर के उस देश में एक अच्छा वातावरण तैयार होगा, इन्वायरमेंट तैयार होगा, वहाँ का इकोसिस्टम अच्छे से काम करेगा। लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे भारत में जितनी भूमि है, उसका लगभग मान के चलिए आप, एक मैं अंदाज से डेटा बता रहा हूं कि 23% ही जंगल बचे हैं। अर्थात 33% होना चाहिए। तो ये लगभग मान के चलिए कि 23 से 33 लगभग 10% की कमी है। और ये कमी का कारण क्या है, इस कमी के पीछे कौन से कारण हैं, तो अगर देखा जाए तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसका कारण हम ही लोग हैं। किसी भी देश की जो सबसे बहुमूल्य संपदा होती है, वह होता है वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ हैं, इनके ऊपर हम 100% डिपेंड है। चाहे वह बारिश के लिए हो, सॉइल इरोजन के लिए हो, या डिफॉरेस्टेशन जिस तरीके से दिनों दिन हो रहा है, या वाइल्ड लाइफ हो। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा या देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश बिहार के जो ग्रामीण इलाके हैं, उसमें पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा है, एमपी का भी कुछ हिस्सा है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, मतलब भारत का जो उत्तर का जो मैदानी भाग है, वहां पर एक समस्या अभी देखने को मिल रही है विगत 10 से 15 सालों में, कि हर गांव में बंदरों का बहुत आतंक है। मतलब इतना एक भयावह स्थिति आ गई है कि लोग त्रस्त हैं। अब इनमें हम लोग बंदरों को दोषी ठहराते हैं। बंदरों को दोषी ठहराने की यहां जरूरत नहीं है,
इसके लिए बंदर दोषी नहीं है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो हम स्वयं हैं। हम लोगों ने अपने गांव का, अपने शहर का इस तरीके से विकास किया कि डिफॉरेस्टेशन हुआ, जंगलों को काट करके वहां पर मकान बने, वहां पर शहर बसाया गया। तो जब पेड़ कट जाएंगे तो पेड़ पर रहने वाले जितने भी जीवधारी हैं वो कहां जाएंगे? कुछ तो विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन जो फाइट करने वाली जाति है, जो फाइट करने वाले एनिमल हैं, वो फाइट करके वो किसी भी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से आप देखिएगा कि बंदरों का आतंक जो है बढ़ते जा रहा है दिनों दिन। अब हम लौट रहे हैं यहां पर इस टॉपिक पर कि मांस की कीमत पर संसाधनों का हम लोग निर्यात तो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, बात को पहले समझना पड़ेगा। मांस की कीमत और संसाधन, हम लोगों को मुख्य रूप से मांस कहां से मिलता है? या तो भेड़ से, बकरी से, विशेष करके इन लोगों से हम लोगों को क्या मिलता है? मांस की प्राप्ति होती है। और आज के परिवेश में मांस की डिमांड बहुत बढ़ रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मांसाहारी हुए हैं। अब इस मांस की जो आपूर्ति है, इसको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके जो फार्म हाउस हैं या जो पालक हैं, जो मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन का कार्य करते हैं, वे लोग चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बकरियों को पालें ताकि इनको बेचने से हमें अच्छी कीमत मिल सक जाती है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर मैं भारत का मानचित्र बनाया और इसमें मैंने कुछ हिल्स एरिया को दिखाया है। जैसे भारत का जो तराई वाला एरिया है, जो पूरा आपका यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होते हुए और उत्तराखंड होते हुए यूपी, बिहार और इधर पश्चिम बंगाल का नॉर्थ वाला एरिया, असम का नॉर्थ वाला एरिया और अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाता है, जो हिमालय से सटा हुआ एरिया है। उसके बाद ये आपका अरावली माउंटेन का एरिया हो गया, विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा है, छोटा नागपुर का पठार है, ईस्टर्न घाट माउंटेन है और वेस्टर्न घाट माउंटेन है, और नॉर्थ ईस्ट में ये जो हिली एरिया है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं कि इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के किसानों के पास खेती लायक ज़मीन नहीं है, क्योंकि वह ज़मीन पथरीली है, उसमें अच्छे पैमाने पर खेती नहीं होती। तो इस एरिया में निवास करने वाले जितने भी फार्मर्स हैं, किसान हैं, ये लोग मुख्य रूप से पशुपालन करते हैं, और पशुपालन में मुख्य रूप से ये भेड़ और बकरियों को पालते हैं। अब एक चीज़ मैं जा रहा हूँ, लौट रहा हूँ उसी टॉपिक पर कि किस तरीके से मांस की कीमत पर संसाधनों का हम लोग निर्यात कर रहे हैं। तो ये लोग बृहद पैमाने पर बकरियों को पालते हैं, भेड़ों को पालते हैं, और ये स्वाभाविक बात है कि भारत में उस तरीके के फार्म हाउस नहीं है जैसे कि यूरोपियन कंट्री में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में फार्म हाउस हैं, जहां पर कि ग्रेजिंग के लिए पशुओं को कई कई किलोमीटर तक एरिया मिलता है और उसमें घासें लगा दी जाती हैं और पशु वहां पर स्वतंत्र रूप से चरता है। भारत में इस तरीके का फार्म हाउस नहीं है और ग्रेजिंग लैंड नहीं है, चारागाह नहीं है। तो ये स्वाभाविक बात है कि जो लोग उन भेड़ बकरियों को पालते हैं, वे लोग अपनी भेड़ बकरियों के फूड सप्लीमेंट के लिए वो लोग डिपेंड है किस पर? जंगल के ऊपर। रोज नित्य का उनका काम है, हजारों हजारों लाखों लाखों भेड़ों को लेकर के वो लोग हिली एरिया में जाते हैं, पहाड़ियों में जाते हैं, वहां पर उनको चराते हैं और पुनः फिर शाम को वापस आ जाते हैं। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, सोचिए कि एक बकरी अपने पूरे जीवन में कितना घास खाती होगी। अब जंगलों में जब ये बकरियां या भेड़ें जब चरने जाती हैं तो वहां पर प्रकृति ने जो छोटे छोटे पेड़ों को उगाया है
उन्हें वो क्या करती हैं, खा जाती हैं। यानी अगर फॉरेस्ट एरिया में देखा जाए जहां पर कि नेचुरल वेजिटेशन है, वहां पर कोई फॉरेस्टेशन करने नहीं जाता, कोई पेड़ लगाने नहीं जाता, क्योंकि वहां पर कुदरत ने ही इस तरीके का सिस्टम बनाया है कि फल पेड़ से गिरा और वो जमीन में जैसे टच हुआ, वह बारिश के मौसम आया या अपने मौसम के अनुसार फिर क्या हुआ, उसमें से जड़ें निकल गईं और एक वो छोटे पौधे के रूप में उग गया और फिर वो एक बड़ा पेड़ बनेगा अगर उसे छेड़ा नहीं गया तो। लेकिन जब ये ग्रेजिंग के लिए ये जो भेड़ बकरियां जब हिली एरिया में जाती हैं, चाहे वह अरावली की पहाड़ियों में जाएं, विंध्य की पहाड़ियों में जाएं, सतपुड़ा में जाएं, या छोटा नागपुर के पठारी भाग में जाएं, या हिमालय के तराई या शिवालिक एरिया में जाएं, या नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जाएं, या ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट में जाएं, तो क्या करती हैं, एक बकरी अपने जीवन में हजारों पेड़ों का कत्ल कर देती है। वह चराई के समय में वो देखती नहीं है कि कौन सा पेड़ हमें खाना चाहिए, कौन नहीं खाना चाहिए। वो तो बकरी, उसे क्या पता है, वो भेड़ है, उसे क्या पता है। तो इस तरीके से हम लोग उन फिर भेड़ बकरियों को क्या करते हैं, तौल करके उनके मांस को क्या करते हैं, बेचते हैं। तो एक बकरी अगर अपने जीवन में 1000 पेड़ को अगर खाई है, तो ये कल्पना आप कीजिए कि अगर लाख भेड़ है या करोड़ों भेड़ें हैं तो कितने करोड़ पेड़ों का कत्ल हुआ, कितने करोड़ों पेड़ जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से क्या हो गए, गायब हो गए। ये एक सोचने की बात है कि इस समस्या के पीछे इसका समाधान क्या है। इनका भी दोष नहीं है, जो वहां के लोकल किसान हैं, लोकल आदिवासी लोग हैं, जो पूरे तरीके से जंगल पर ही उनकी आजीविका डिपेंड है, ये इसमें उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि वो जाए तो जाए कहां, करे तो करे का, तो उनकी भी मजबूरी है, उनका भी अपना पेट पालना है। तो इस तरीके से अगर एक बाड़ा बना दिया जाए या एक फार्म हाउस टाइप का बना दिया जाए जिसे चारों तरफ बाउंड्री वाल हो और उसके अंदर इस तरीके से भेड़ों को और बकरियों का पालन हो, उसमें फूड सप्लीमेंट की व्यवस्था हो, तो इससे कुछ हद तक इसको रोका जा सकता है। आज अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, चाहे वह इलीगल वे से ही हो रही हो, चोरी छुपे हो रही हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ गए होंगे कि एक बकरी की कीमत में कितने हजार पेड़ों यानी कि कितने हजार संसाधन उसमें छुपे हुए हैं। आज आप देख सकते हैं या देखने को आपको मिल सकता है, भारत जिसे नदियों का देश कहा जाता है, भारत में बहने वाली गंगा विश्व की सबसे पवित्र नदी है, फिर भी आज हम पानी खरीद करके पी रहे हैं। हर घर में फिल्टर लगा हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में नदियों का जाल है, इस बृहद पैमाने पर नदियां बहती हैं और बृहद पैमाने पर पानी उनमें रहता है, फिर भी आज हम पानी क्या करते हैं, खरीद करके पीते हैं। मैं तो यही इस वीडियो के माध्यम से संदेश दूंगा कि सभी लोग अगर एक एक पेड़ लगा ले, अपने लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लो भाई, जरूरत नहीं पड़ेगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सभी लोग अपने लिए एक एक पेड़ लगा ले, अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लो भाई, तो वाकई एक क्रांति आएगी। इस विचार या इस थॉट के माध्यम से मैंने आप लोगों को यही बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम लोग मांस की कीमत पर इन संसाधनों को क्या कर रहे हैं, उन्हें फांसी पर चढ़ा रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं, उनको उनका गला दबा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से एक क्रांति आएगी और भारत उन अग्रणी देशों में से एक होगा। तो आज वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो केवल वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे भी नम्र निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे विचारों को, मेरे
जो भी मेरी छोटी सी जानकारी है इसे और दूर तक फैलाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।